हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग राइस ट्यूब के इंसर्शन को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम लोग मेनली रूप से टाइप्स ऑफ राइस ट्यूब, इंडिकेशन, राइस ट्यूब इंसर्शन के क्या पर्पस हैं, उसमें क्या सब इसेंशियल इक्विपमेंट्स लगते हैं, राइस ट्यूब इंसर्शन के जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या है, प्रोसीड्योर क्या है, इन सबों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। Rice tube insertion refers to the insertion of a tube through the nasopharynx to the oesophagus and stomach. राइस ट्यूब इंसर्शन में हम लोग राइस ट्यूब को नेजोफेरिंक्स से ओइसोफेगस होते हुए एस्टोमक में डालते हैं। ओके, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि राइस ट्यूब को एक्सटर्नल नेरिस से ओइसोफेगस के रास्ते एस्टोमक में डाला गया है। अब है हमारा टाइप्स ऑफ राइस ट्यूब के कितने टाइप्स हैं मेनली रूप से। तो फर्स्ट है हमारा लेविन कैथेटर। लेविन कैथेटर जो है एक सिंगल ल्यूमेन वाला कैथेटर होता है और स्मॉल बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। ये सिंगल ल्यूमेन क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही ल्यूमेन है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ एक ही ल्यूमेन है हमारा, और इसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे ये है इसका डिस्टल टिप के जस्ट बगल में होता है छिद्र लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं लेटरल आइज। ये डिफरेंट नंबर में हो सकते हैं, जैसे इसमें कि 4 है। इसके बाद इस पे होते हैं रेडियो ओपेक लाइन जो है अल्ट्रासाउंड एक्सरे वगैरह में दिखाई देता है। और इसका लेंथ मार्किंग भी होता है इस पर 1 2 3 इस टाइप से, और ये पीवीसी का बना हुआ है। ओके, तो ये हमारा लेविन कैथेटर, सिंगल ल्यूमेन स्मॉल बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। सेकेंड आता है हमारा सेलन सैम्प कैथेटर। ये एक लार्ज बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है और इसमें डबल ल्यूमेन होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक ल्यूमेन यहाँ है और दूसरा ल्यूमेन मेरा यहाँ पे है। तो ये डबल ल्यूमेन वाला लार्ज बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इस पर भी नंबरिंग सिस्टम है। थर्ड है हमारा डॉबहॉफ ट्यूब। ये भी स्मॉल बोर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, बट इसके डिस्टल टिप पे जो है वेट लगा हुआ होता है, कुछ वेट वाला सबस्टेंस रखा होता है, जो कि इसको ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इंसर्शन करने में हेल्प करता है। जैसा कि आप इस कैथेटर को देख सकते हैं, ये है हमारा डॉबहॉफ कैथेटर, जिसके डिस्टल टिप पे वेट है लगा हुआ। यहाँ पे जो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग नीचे जाएगा, स्लाइड करेगा। ओके, आगे आता है हमारा इंडिकेशंस, मतलब कि राइस ट्यूब किस टाइप के पेशेंट्स में इंसर्शन किया जाता है। तो फर्स्ट इंडिकेशन है हमारा पेशेंट इज़ अनेबल टू इंजेस्ट एनीथिंग ऑरली। अगर पेशेंट कुछ भी मुंह के थ्रू नहीं खा पा रहा है, ऑरली इनटेक नहीं कर रहा है, तो उस पेशेंट में हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं। जैसे कि अनकॉन्शियस पेशेंट जो है वो, उसमें कोई सा भी कॉन्शियसनेस नहीं होता है, ना खाने पीने कुछ चीज़ का कॉन्शियस नहीं होता है, तो उसमें हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट कर सकते हैं। डेलिरियस पेशेंट है, उसमें हम लोग कर सकते हैं राइस ट्यूब का इंसर्शन। साइकोसिस पेशेंट है, साइको अगर है कोई पेशेंट, तो उसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फीडिंग के लिए राइस ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, अगर पेशेंट को स्वेलविंग करने निकलने में कठिनाई होती है, तो हम उसमें राइस ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे कि क्लेफ्ट लिप्स में पेशेंट को खाने में तकलीफ़ होती है। सर्जरी ऑफ माउथ, अगर मुंह का सर्जरी हो चुका है तो उसमें भी पेशेंट को खाने में दिक्कत होता है। फ्रैक्चर ऑफ जॉ, अगर जॉ हमारा फ्रैक्चर्ड है तो उसका ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हम खाना को चबा करके निगल नहीं पाते हैं, तो उस केस में हम लोग राइस ट्यूब इंसर्ट करते हैं। पैरालिसिस ऑफ माउथ में अगर पैरालाइज्ड हो गया तो हम लोग माउथ से कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो फिर इंजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाना होता है। नोज से जो हमारे स्टमक तक जाता है, राइस ट्यूब जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम लोग राइस ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। उसके बाद है हमारा पेशेंट इज़ टू वीक टू स्वेलो। अगर पेशेंट बहुत कमज़ोर है, वो उसको निगल नहीं पा रहा है, तो उस पेशेंट में हम लोग राइस ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ क्रॉनिक इन्फेक्शन, पेशेंट को जो है
उसके गले में या उसके ओएसोफेगस में क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया है, तो उस टाइप पेशेंट को स्वेलिंग करने में दिक्कत होता है, स्वेलिंग करने में, निगलने में। मैलिग्नेंसी है, अगर कैंसर हो गया है उसको, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर हो गया है, तो उस केस में भी उसको निकलने में प्रॉब्लम होता है। माल न्यूट्रिशन का पेशेंट है, अगर जो है बहुत कमज़ोर है पेशेंट। सीवियर बर्न का केस है, अगर पेशेंट पूरा तरह से जला हुआ है, अगर उसका गला भी जला हुआ है तो गला जो है वो पूरा टाइट हो जाता है, उसको निगलने में दिक्कत होता है। तो इन सब कंडीशन में हम लोग राइस ट्यूब का इंसर्शन कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा है आगे का केस, पेशेंट इज़ अनेबल टू रिटेन द फूड। पेशेंट जो है फूड रिटेन नहीं कर सकता है, जैसे कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड वोमिटिंग। एनोरेक्सिया नर्वोसा में हमारा होता है कि पेशेंट को खाने से डर लगता है, तो उस केस में, और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने लगता है, उस केस में हम लोग राइस ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। वोमिटिंग होता है, अगर बार बार खाता है पेशेंट, उसको वोमिटिंग होते जा रहा है, खाया वोमिटिंग हो गया, तो उस केस में हम लोग राइस ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। अब है हमारा पर्पस, इंडिकेशन हो गया, अब है हमारा पर्पस। पर्पस मतलब हुआ कि हमें राइस ट्यूब इंसर्ट करने के बाद क्या सब फ़ायदा उसका मिलेगा, क्या पर्पस होगा हमारा फर्स्ट। तो इसमें है टू रिमूव फ्लूइड एंड गैस फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। पहला है हमारा कि अगर हमको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक से गैस या फ्लूइड का जो है रिमूवल करना है, तो हम राइस ट्यूब लगाएंगे। राइस ट्यूब लगाने से ये फ़ायदा है कि गैस या फिर जो कोई फ्लूइड है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। टू प्रिवेंट या रिलीफ फ्रॉम नोजिया एंड वोमिटिंग आफ्टर सर्जरी। अगर मुंह का, गले का कोई सर्जरी हुआ है, वो कुछ भी खा रहा है, उसको उल्टी हो जाता है, तो उस केस में हम लोग राइस ट्यूब लगाते हैं, ताकि जो है पेशेंट को उल्टी ना हो, डायरेक्ट भोजन जो है लिक्विड वाला वो डायरेक्ट हमारे स्टोमक तक चले जाए। टू obtain ए स्पेसिमेन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट फॉर लेबोरेटरी स्टडीज़। अगर कोई गैस्ट्रिक कंटेंट्स का लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए ज़रूरत हो, उसका लेबोरेटरी चेकअप करवाना हो गैस्ट्रिक कंटेंट का, जैसे रेनिन टेस्ट वगैरह होता है, पेट का जो गैस्ट्रिक एसिड है उस सब का चेक करवाना है, तो हम लोग राइस ट्यूब लगाते हैं और गैस्ट्रिक कंटेंट निकालते हैं, फिर उसको लेबोरेटरी स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन एंड फीडिंग डायरेक्टली इनटू द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। अगर मेडिसिन को डायरेक्टली हमको स्टोमक तक भेजना है, या फिर हमको डायरेक्टली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक में फीडिंग कराना है, तो हम उस केस में राइस ट्यूब का इंसर्शन करते हैं। टू ट्रीट पेशेंट विथ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। पेशेंट को तो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, रुकावट हो गया है, खाने में तकलीफ़ होता है, या फिर उसके ओइसोफेगस वगैरह, गले वगैरह में ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो उस केस में हम ज़्यादा अगर मुंह से अगर खिलाएंगे तो ब्लीडिंग वगैरह और उसका बढ़ जाएगा, तो उस केस में हम लोग राइस ट्यूब लगाते हैं। राइस ट्यूब लगाने से हमको इन सारी चीज़ों में फ़ायदा मिलता है। आगे है हमारा इसेंशियल इक्विपमेंट्स। अब राइस ट्यूब लगाने के लिए हमें किन सब इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें फर्स्ट है हमारा राइस ट्यूब अप्रोप्रिएट साइज़ का। पहले तो हम राइस ट्यूब लेंगे एक जो कि अप्रोप्रिएट साइज़ का हो, उसके पेशेंट के एज के अनुसार। उसके बाद जो 16 नंबर होता है वो एडल्ट में लगता है। ग्लास विथ वाटर चाहिए, एक गिलास पानी भी चाहिए। लुब्रिकेंट जेली, इसका इस्तेमाल जो है राइस ट्यूब को लुब्रिकेंट करने के लिए किया जाता है, ताकि पेशेंट को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो उस टाइम कोई तकलीफ़ ना हो। स्टेथोस्कोप जो है लास्ट टाइम पे जो है एयर पुश करने के बाद हम कंफर्म होते हैं कि मेरा राइस ट्यूब स्टोमक में गया या नहीं, उसके लिए हम लोग स्टेथोस्कोप रखते हैं। एडहेसिव टैप, फिर फिक्स करने के लिए उसको एडहेसिव टैप का ज़रूरत पड़ेगा। मैकिनटॉस चाहिए। टंग डिप्रेशर चाहिए, टंग अगर क्लैप लिप वगैरह है तो। 10 ml डिस्पोजेबल सिरिंज चाहिए। टॉवेल चाहिए। स्टेलाइज ग्लव्स चाहिए, कॉटन, किडनी ट्रे, गॉज पीस, सेक्शन एपरेटस। सेक्शन एपरेटस जो है, अगर हमें कोई गैस्ट्रिक कंटेंट सेक्शन करना है, निकालना है, तो उसके लिए हमको सेक्शन एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है।
आगे है जनरल इंस्ट्रक्शंस। जनरल इंस्ट्रक्शंस का मतलब हुआ कि हमें किन इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए राइस ट्यूब का इंसर्शन करना है। सबसे पहले इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान देंगे राइस ट्यूब लगाने से पहले, इसको जानना ज़रूरी है ताकि ये गलती नहीं हो। इसमें फर्स्ट है हमारा ट्यूब फीडिंग शुड बी गिवन ओनली आफ्टर डॉक्टर्स एडवाइस। पहले तो हमें डॉक्टर का एडवाइस, डॉक्टर जब तक एडवाइस नहीं देगा, वो नहीं बोलेंगे, तब तक हमें राइस ट्यूब नहीं लगाना है। फॉलो द एसेप्टिक प्रोसीड्योर ड्यूरिंग द होल प्रोसीड्योर टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पूरा प्रोसीड्योर में हमें एसेप्सिस टेक्निक का प्रयोग करना है, कोई भी कंटामिनेटेड चीज़ नहीं टच करना है। रिमूव द डेंटर्स टू प्रिवेंट फ्रॉम डिसलॉगिंग। डेंटर्स वगैरह जो नकली दांत वगैरह लगाए हुए होते हैं पेशेंट लोग, उसको पहले निकाल देना है ताकि वो उसके गले में ना चले जाए। एवॉइड एयर एंट्री, एयर एंट्री को अवॉइड करना है, एयर नहीं जा पाया उसके पेट में। मेंटेन इनपुट एंड आउटपुट चार्ट, एक चार्ट बनाना है राइस ट्यूब इंसर्शन के बाद कि हम कितना इनटेक करवा रहे हैं और फिर उससे कितना आउटपुट हो रहा है। उसके बाद है ल्यूब्रिकेटेड द टिप अप टू 4 to 8 इंच टू अवॉइड फ्रिक्शन। राइस ट्यूब के टिप को ल्यूब्रिकेट कर देना है कम से कम 4 से 8 इंच तक, ताकि फ्रिक्शन ना पैदा हो, और फ्रिक्शन नहीं पैदा होगा तो पेशेंट में आसानी से राइस ट्यूब का इंसर्शन होगा, नहीं तो फिर उसको जो है इरोजन हो जाएगा, छाला पड़ जाएगा अंदर में, ब्लीडिंग वगैरह भी हो सकता है। पास द ट्यूब जेंटली बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ट्यूब जो है हम इंसर्ट करते समय ट्यूब को बैकवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाएंगे। व्हेन द ट्यूब रीचेज द नेजोफेरिंग्स, जब ट्यूब नेजोफेरिंग्स में पहुंच जाए, आस्क द पेशेंट टू फ्लैक्स द हेड। पेशेंट को बोलेंगे कि उसके हेड को फ्लैक्स करे। रोटेट जेंटली एंड कंटिन्यू अवॉइड एडवांस ट्यूब टिल इट रीचेज द मार्किंग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब को रोटेट करते हुए धीरे धीरे जो है ट्यूब को उसके मार्किंग तक इंसर्ट कर देंगे। ओके, तो पहला था इसमें क्या, नेजोफेरिंग्स के पास अगर हमारा ट्यूब पहुंच जाता है तो पेशेंट को क्या बोलना है कि उसको अपने नेक और हेड को जो है फ्लैक्स करने के लिए, थोड़ा आगे की ओर झुकाने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। चेक द ट्यूब इज इन एस्टोमक बाय एस्पिरेट फॉर गैस्ट्रिक कंटेंट विथ सिरिंज। ये कन्फर्म होने के लिए कि राइस ट्यूब हमारा एस्टोमक में चला गया है, एस्टोमक से जो गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको थोड़ा एस्पिरेट करके देखेंगे। अगर वो एस्पिरेट करने पर हमारे सिरिंज में आएगा तो हम लोग समझेंगे कि हाँ ये हमारा एस्टोमक में चला गया है। एट द टाइम ऑफ रिमूवल इट शुड बी पुल्ड आउट जेंटली। रिमूवल के टाइम पे हमें इसे जेंटली धीरे धीरे अच्छे तरीके से निकालना है, हड़बड़ा के नहीं, एकदम से खींचना नहीं है। अब है हमारा प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर क्या है, तरीके क्या है राइस ट्यूब इंसर्शन के। सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर टू द पेशेंट। पेशेंट को पूरे प्रोसीड्योर जो आप करेंगे, जैसे जैसे आप राइस ट्यूब इंसर्ट करेंगे उसके बारे में फुल नॉलेज दे देना है, किस तरह से उसको कोऑपरेट करना है, किस तरह से आप उसको लगाएंगे ताकि वो अच्छे से कोऑपरेट कर पाए, इसका उसको सबसे पहले नॉलेज दे देना है। उसके बाद है कलेक्ट एंड प्रिपेयर द इक्विपमेंट। जितने इक्विपमेंट की ज़रूरत है पहले उसको कलेक्ट करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। इंश्योर द प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की प्राइवेसी का पूरे तरीक़ा से ध्यान रखेंगे। हेल्प द पेशेंट इनटू ए कंफर्टेबल पोजीशन, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन में रखेंगे। सपोर्ट द पेशेंट हेड विथ द पिलो, पेशेंट के हेड के तर में, हेड के नीचे एक पिलो लगाएंगे ताकि उसको कंफर्टेबल महसूस हो। वॉश एंड ड्राई हैंड्स, उसके बाद हम अपना हैंड को वॉश करेंगे और फिर ड्राई करेंगे। उसके बाद है ये सारा प्रोसीड्योर है। उसके बाद है चेक द पेशेंट्स नॉस्ट्रिल्स, पेशेंट के नॉस्ट्रिल को चेक करेंगे कि नॉस्ट्रिल्स में उसके ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। देन एस्टेब्लिश द डिस्टेंस बाय मेजरिंग द डिस्टेंस ऑन द ट्यूब फ्रॉम द पेशेंट्स ईयर लोब टू द ब्रिज ऑफ द नोज टू द बॉटम ऑफ द जोफिस्टर्नम। हम उसके बाद लेंथ को नापेंगे कि हमको ट्यूब के किस लेंथ तक पेशेंट में इंसर्ट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं
कि पेशेंट के एक्सटर्नल नेरीज जो है, एक्सटर्नल नेरीज से डिस्टेंस को ईयर लोब तक मापते हैं, फिर ईयर लोब से जूफी स्टर्नम के थोड़ा सा नीचे तक का लेंथ हम लोग मापते हैं। ये टोटल लेंथ जो है हमारा एक्सटर्नल नेरीज से ईयर लोब से जो जूफी स्टर्नम है, इस टोटल जो है हमारा लेंथ को मेजर करते हैं और फिर इतना ही लेंथ हम लोग इंसर्ट करते हैं। ओके, देन हमारा एट द टाइम ऑफ पासिंग द ट्यूब जिस टाइम पासिंग होगा, आस्क द पेशेंट टू रिलैक्स एज मच एज पॉसिबल। पेशेंट को बोलेंगे रिलैक्स करने के लिए, अकबकाने के लिए नहीं। इंसर्ट द ट्यूब एंड स्लाइड इट जेंटली। इंसर्ट करेंगे ट्यूब को एकदम जेंटली, धीरे धीरे। इनकरेज द पेशेंट टू स्वेलो एंड ब्रेथ थ्रू हिज माउथ आफ्टर रीचिंग द ट्यूब टू द फेरिंग्स। कीप द चिन डाउन एंड हेड फॉरवर्ड। पेशेंट को इनक्रेज करेंगे कि वो जो है ब्रीदिंग जो है और स्वेलविंग करे और मुंह से करे। हिज माउथ रीचिंग, अगर ट्यूब जो है हमारा फेरिंग्स तक पहुंच गया है तो पेशेंट को बोलेंगे चिन को डाउन करने के लिए, चिन जो ठुड्डी है उसको नीचे करने के लिए, और हेड को फॉरवर्ड करने के लिए, हेड जो है सीधा करेगा। अ ट्यूब इज एडवांस्ड अनटिल द लेंथ प्रीवियसली मेजर्ड। अब जो लेंथ मेज़र किए थे जूफी स्टर्नम से नीचे तक, उस मेजर्ड लेंथ को जब तक हम लोग इंसर्ट नहीं कर देंगे उतना, तब तक हम लोग उसको डालते जाएंगे। और जब वो मेरा लेंथ वहाँ तक अचीव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग वहाँ पे उसको फिक्स करेंगे। उसके बाद है हमारा ascertain whether the tube is in stomach by aspirating stomach content and placing the stethoscope over the epigastrium and inject 2 to 3 ml of air into the tube। अब हमारा ट्यूब एस्टोमक में गया कि नहीं उसको चेक करने के लिए सबसे पहले एस्टोमक के गैस्ट्रिक कंटेंट को एस्पिरेट करके देखेंगे। अगर उसमें से एस्पिरेट करने के बाद गैस्ट्रिक कंटेंट आता है तो हम कंफर्म होंगे। देन एक चीज़ और करेंगे कि 2 to 3 ml एयर इंजेक्ट करके देखेंगे, हमारे राइस ट्यूब से इंजेक्ट करेंगे और स्टेथोस्कोप को इपिगैस्ट्रियम के ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि उसका आवाज़ आता है कि नहीं। अगर आवाज़ आ रहा है तो हम समझेंगे कि हमारा जो राइस ट्यूब है वो हमारे एस्टोमक में चला गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिक्योर द ट्यूब टू द पेशेंट्स नोज विद द हेल्प ऑफ एडहेसिव टैप। ट्यूब को सेपरेट कर देंगे अच्छे से, उसको एडहेसिव टैप के थ्रू फिक्स कर देना है। देन इंश्योर द कंफर्टेबिलिटी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की कंफर्टेबिलिटी का पूरा ध्यान रखेंगे, एकदम पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए। वॉश हैंड्स आफ्टर क्लीनिंग एंड डिस्पोजेबल ऑफ इक्विपमेंट्स। अब हमें अपना पूरा प्रोसीड्यूर हो चुका है, अब अपना हैंड क्लीन कर लेना है और जो डिस्पोजेबल इक्विपमेंट्स है उसको डिस्पोजेबल कर देना है। ओके, तो ये हमारा राइस ट्यूब इंसर्शन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें हम लोगों ने राइस ट्यूब के टाइप्स को पढ़ा, इसके इंडिकेशंस को पढ़ा, पर्पस को पढ़ा, एसेंशियल इक्विपमेंट्स, जनरल इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीड्योर, इन सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोगों ने देखा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसका PDF आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।